नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम वीकली डोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम गुजरात में हुए दुखद विमान हादसे की बात करेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि यात्री विमान बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों ने कैसे भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ एक बड़ा षड्यंत्र चला रखा है। पहले बात करते हैं गुजरात हादसे की। एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर कहा जाने वाला विमान अहमदाबाद से इंग्लैंड के गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही वापस जमीन पर आ गिरा। नीचे गिरता हुआ विमान एक इमारत से टकराया और आग का गोला बन गया। विमान में क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। 241 लोगों की मौत हो गई। आशंका है कि ये सभी लोग विमान के गिरने से नहीं बल्कि उसके ईंधन में हुए भयानक विस्फोट से झुलस कर मरे हैं। हैरानी है कि एक शख्स जिंदा बच गया और उसे मामूली खरोंचें ही आई। विमान जिस इमारत पर गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस था। वहां डॉक्टरी के छात्र दोपहर का भोजन कर रहे थे। उस इमारत के आसपास भी कुछ लोग थे जो इस हादसे की चपेट में आ गए। कुल 274 लोगों की जान चली गई। इस विमान के साथ वास्तव में क्या हुआ था ये तो एक जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि एविएशन की दुनिया में टेक ऑफ के बाद के पल किसी भी विमान के लिए अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। अब इस विमान हादसे को लेकर भारतीय जांचकर्ताओं के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, क्योंकि अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक ऑफ के ठीक बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये पहली बार है जब 2011 में कमर्शियल सर्विस में आने के बाद कोई 787 ड्रीम लाइनर जानलेवा दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस 787 ड्रीम लाइनर को कैप्टन सुमित सब्बरवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंद्रा उड़ा रहे थे। दोनों बहुत अनुभवी थे और उनके पास संयुक्त रूप से 9000 घंटों तक विमान उड़ाने का अनुभव था। सब्बरवाल के पास 22 सालों से अधिक का कमर्शियल एयरलाइन पायलट का अनुभव था। भारत के विमानन नियामक ने कहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद की मेडे कॉल दी गई, उसके बाद विमान से कोई जवाब नहीं मिला। यह साफ नहीं है कि मेडे कॉल क्यों दी गई, लेकिन उड़ान के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि उसने एक तेज धमाका तब सुना जब विमान उड़ान भरने में संघर्ष कर रहा था। विमान की उड़ान के वीडियो के आधार पर यह तय करना लगभग असंभव है कि दुर्घटना की सटीक वजह क्या थी। आने वाले दिनों में विमान की ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी और मलबे की जांच की जाएगी, जिससे सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनसे मालूम चलता है विमान जमीन से उठने में संघर्ष कर रहा था, मानो उसमें थ्रस्ट या पावर की कमी थी। कुछ विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए हों। हालांकि ऐसा होना रेयरेस्ट है। सवाल उठ रहा है कि क्या विमान ने अपनी रैम एयर टरबाइन एक्टिव की थी। यह एक आपातकालीन बैकअप टरबाइन होती है जो तब काम करती है जब मुख्य इंजन आवश्यक प्रणालियों को बिजली देना बंद कर देते हैं। दो इंजन एक साथ फेल होना बेहद असामान्य है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण 2009 की मिरेकल ऑन द हडसन घटना है, जब एक अमेरिकी एयरवेज एयरबस A320 ने न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ क्षणों बाद पक्षियों से टकराने के कारण दोनों इंजन खो दिए, लेकिन विमान को ग्लाइड करते हुए सुरक्षित लैंड करवा लिया गया। दोनों इंजन फेल होने का एक कारण ईंधन का दूषित होना या पाइपलाइन में रुकावट आना भी हो सकता है। विमान के इंजन एक सटीक फ्यूल मेटरिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं। अगर यह प्रणाली ब्लॉक हो जाए तो इससे ईंधन की आपूर्ति रुक सकती है और इंजन बंद हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने एक और आशंका जताई है कि वो ये है कि विमान किसी पक्षी से टकराया हो। जब कोई पक्षी विमान से टकराता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं और ये विमान के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। गंभीर मामलों में अगर कोई पक्षी इंजन में चला जाए तो इंजन की पावर चली जाती है, जैसा कि दक्षिण कोरिया की जेजू एयर की दुर्घटना में हुआ था, जिसमें पिछले साल 189 लोगों की मौत हुई थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे से परिचित विशेषज्ञों और पायलटों का कहना है कि वहां बहुत ज्यादा पक्षी होते हैं। अहमदाबाद में पिछले 5 सालों में पक्षियों के विमान से टकराने की 462 घटनाएं दर्ज की गई हैं। सितंबर 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया था कि 2022-23 में अहमदाबाद में विमान से
पक्षियों के टकराने के 38 मामले आए थे, जो उसके पिछले 12 महीनों की तुलना में 35% ज्यादा थे। 2009 की घटना में सीगल पक्षियों का एक झुंड 2700 फीट की ऊंचाई पर विमान के इंजन में चला गया था। ये एयर इंडिया की इस फ्लाइट की ऊंचाई से 4 गुना अधिक था। लेकिन इस मामले में भारतीय पायलटों के पास ना तो पर्याप्त ऊंचाई थी और ना ही रिएक्शन देने के लिए समय। हालांकि एक वरिष्ठ पायलट ने कहा है कि पक्षी से टकराव शायद ही कभी विनाशकारी होता है, जब तक कि वो दोनों इंजनों को प्रभावित ना करे। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह दुर्घटना संभवतः इसलिए हुई क्योंकि टेक ऑफ के दौरान विमान के फ्लैप्स नहीं खोले गए थे। फ्लैप्स टेक ऑफ के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विमान को कम गति पर अधिकतम लिफ्ट प्राप्त करने में मदद करते हैं। अगर फ्लैप्स ठीक से नहीं खोले गए हों तो एक पूरी तरह से भरा हुआ जेट, जिसमें यात्रियों के साथ लंबी दूरी की उड़ान के लिए भारी ईंधन हो और जो गर्म मौसम का सामना कर रहा हो, वो टेक ऑफ करने में संघर्ष करेगा। अहमदाबाद में गुरुवार को तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पास था। ऐसे में ऊंचाई पर जब हवा की सघनता कम होती है, तब अधिक फ्लैप सेटिंग और इंजन थ्रस्ट की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में कॉन्फ़िगरेशन में छोटी सी गलती भी विनाशकारी परिणाम दे सकती है। गुरुवार दोपहर बाद सामने आए फुटेज में दिखाई देता है कि विमान उड़ान भरता है, ऊंचाई पाने के लिए संघर्ष करता है और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अगर टेक ऑफ के समय फ्लैप्स बंद हों तो 787 का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम चेतावनी देगा और फ्लाइट क्रू को असुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन की सूचना देगा। जो फुटेज सामने आए हैं उनसे तस्वीर साफ नहीं होती है, इसलिए यह पक्का नहीं कहा जा सकता है कि फ्लैप्स खुले थे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में विमान हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। इस विमान हादसे में एकमात्र जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी उन्होंने मुलाकात की। विश्वास ने कहा है कि विमान से मैं कूदा नहीं था, बल्कि सीट समेत विमान से बाहर आ गया था। विश्वास ने बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ। हादसे के बाद जब विश्वास कुमार रमेश को होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। वो डर गया, वो खड़ा हुआ और वहां से भागने लगा। उसके चारों तरफ विमान के टुकड़े पड़े थे। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। इस विभत्स हादसे से 28 साल पहले की दुखद यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं, क्योंकि इस तरह का विमान हादसा 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में भी हुआ था। उस हादसे में 349 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थीं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान आसमान में ही आपस में टकरा गए थे। एक विमान गांव टिकाण कला के खेतों में जाकर गिरा और आज भी लोग उस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। लोगों ने आसमान से लाशों की बरसात होते हुए देखी थी। हादसे के बाद करीब 10 किलोमीटर तक मलबा गिरा था। शव रखने के लिए चरखी दादरी का सरकारी अस्पताल का परिसर भी छोटा पड़ गया था। उस दुर्घटना में 231 भारतीय, सऊदी अरब के 18, नेपाल के 9, पाकिस्तान के 3, अमेरिका के 2 और एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हुई थी। इनमें 84 लोगों की पहचान ही नहीं हो पाई थी। इस हादसे को दुनिया की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। विमान दुर्घटनाओं की बात होती है तो विमान निर्माता कंपनियों के नाम जहन में कौंध जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में यात्री विमान बनाने के उद्योग में केवल 2 कंपनियों ने अपनी पैठ जमाई हुई है? एक कंपनी का नाम है एयरबस और दूसरी कंपनी का नाम है बोइंग। इन दोनों कंपनियों पर यूरोप के कुछ देशों में अमेरिका का आधिपत्य है और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ एक षड्यंत्र कर रखा है। इन कंपनियों ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए हुए हैं जिससे कि कोई दूसरा देश यात्री विमान बनाने की पहल भी नहीं कर पाता है। जो देश इनकी हिदायतों को दरकिनार कर यात्री विमान बनाता भी है, उनके बनाए विमान को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से रोक दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर भारत यात्री विमान बनाने के उद्योग में हाथ क्यों नहीं आजमा रहा है, जबकि विमान बनाने की सबसे प्राचीन विधि भारत के पास ही थी। विमान का नाम भी भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिल जाता है। दुनिया में विमान का पहला लिखित वर्णन भारत में मिलता है। हमारे प्राचीन साहित्य में विमान बनाने की प्रक्रिया दर्ज है। ऋग्वेद में 200 बार विमान शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे प्राचीन मिथकीय कहानियों में भी विमान का उल्लेख मिल जाता है।
विमान का हमारे प्राचीन मंदिरों से भी गहरा संबंध रहा है। परग्रही देवताओं के वाहनों को, जिसे हमने बाद में मंदिर का नाम दिया है, उन मंदिरों के शिखर को हम आज भी विमान कहते हैं। आधुनिक विमान बनाने की पहली प्रक्रिया भी भारत में ही शुरू हुई थी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने में भी भारत किसी से कम नहीं है। रॉकेट निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत दुनिया का सिरमौर बनकर उभर रहा है। लेकिन भारत में बड़े यात्री विमानों का निर्माण नहीं होता है। क्या भारत में मेधावी इंजीनियरों की कमी है? क्या भारत में विमान बनाने के संसाधन नहीं हैं? क्या भारत बड़े यात्री विमान बनाने में सक्षम नहीं है? तो फिर बड़े यात्री विमान बनाने से भारत को कौन रोक रहा है? क्या बड़े यात्री विमान उद्योग में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? आखिर कौन कर रहा है भारत के खिलाफ षड्यंत्र? हमारे ऋषि मुनियों को दी हुई वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के नाम से जानी जाती है। और इस ग्लोबल विलेज में ना केवल भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बल्कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति ने ऐसे मेधावी पैदा किए हैं जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या मार्केटिंग और व्यापार का, दुनिया की कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी या संस्थान नहीं है जहां भारतीय मेधा उच्च पदों पर कार्यरत नहीं है। भारत की इस बौद्धिक क्षमता को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। विकसित होता भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इसी कड़ी में हमारा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे विमानन क्षेत्र के लिए भी पहचाना जा रहा है। वर्तमान में हमारे देश में 148 से भी ज़्यादा हवाई अड्डे हैं और हवाई यात्रियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स ने 13 मिलियन यात्रियों को हवाई सफर कराया, जो कि DGCA के अनुसार 2018 और 2019 की तुलना में 11% अधिक था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक 2024 में भारत में 140 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने हवाई सफ़र किया। कोविड महामारी के बाद से घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में कुल 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वैसे तो ये 29 हैं, लेकिन 5 जॉइंट वेंचर के हैं। इस तरह से कुल 35 हैं। देश की राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र होने के बाद भी हमारे देश के एयरलाइंस प्रतिस्पर्धा और विमानन उद्योग में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिकांश भारतीय एयरलाइंस के पास अपना पूरा बेड़ा उपलब्ध नहीं है। भारत में एयरलाइनर चलाने के लिए किसी भी कंपनी के पास कम से कम 20 एयरक्राफ्ट होना आवश्यक है, जबकि भारतीय कंपनियां विदेश में बनने वाले महंगे एयरक्राफ्ट खरीदकर बाजार के कंपटीशन को नहीं झेल पा रही हैं। ऐसे में वो विदेशों से बड़े विमान पट्टे पर या लीज पर लेती है और इसके लिए एक बड़ी रकम भी चुकाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने के लिए भारत के कुल वाणिज्यिक बेड़े का लगभग 80% विमान पट्टे पर है। इन पट्टों के लिए धनराशि का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का सालाना लीज रेंट देती हैं। ये रकम इंडियन एयरलाइंस के कुल राजस्व का लगभग 15% है। भारत में उड़ान वाले घरेलू विमानों की बात करें या भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में शामिल भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के विमानों की बात करें, ये सभी विमान न केवल विदेशी कंपनियों के बनाए हुए हैं, बल्कि 80% विमानों का स्वामित्व तो भारतीय कंपनियों के पास है ही नहीं। हमारे देश की विमानन कंपनियां किराए के विमानों में यात्रियों को ढोती हैं और अपनी कुल आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किराए के रूप में विदेशी कंपनियों को सौंप देती हैं। भारत में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर भला ऐसा क्यों हो रहा है कि हवाई सेवा मुहैया कराने में जुटी ज़्यादातर कंपनियों का दिवाला निकल रहा है? आज़ादी से पहले 23 दिसंबर 1940 को वालचंद हीराचंद नाम के एक फर्म ने मैसूर साम्राज्य के सहयोग से हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की शुरुआत की थी। आज इसी कंपनी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है और इसका वार्षिक कारोबार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। HAL की 40% से ज़्यादा कमाई विमान के इंजन, स्पेयर पार्ट्स और विमान के लिए दूसरे सामान बनाने से होती है और ये सभी कुछ ये कंपनी विदेशी कंपनियों के लिए करती है। इसमें बोइंग, एयरबस और डोनियर भी शामिल हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने आज़ादी के बाद से अब तक कई विमान और हेलीकॉप्टर्स विकसित किए, पर तकनीकी खामियों और अधिक लागत के कारण ये असफल रहे। तेजस ही एकमात्र फाइटर प्लेन है जो सफलता की उड़ान भरता दिख रहा है।
हालांकि इसका निर्माण भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की मदद से हो रहा है। यात्री परिवहन विमानों में HAL ने पायलट के अलावा 14 लोगों के बैठ सकने वाला एक छोटा विमान भी विकसित किया है। इसके सफल परीक्षण को देखते हुए वायुसेना ने 15 विमानों का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा ट्रेनिंग विमानों में दीपक सितारा, HJT, किरण, टोही विमान और खेती किसानी के काम आने वाले कई विमान बनाए हैं। ये सभी विमान छोटे हैं और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए तो एकदम अपर्याप्त हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एयरबेस कंसोर्टियम की आधारशिला रखी गई है। यहाँ C295 विमानों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये विमान भी भारतीय वायुसेना के लिए सैन्य परिवहन का काम करेगा। मुंबई के पालघर इलाके में भी कैप्टन अमोल यादव को 157 एकड़ जमीन दी गई है। वो भी विदेशी मदद से छोटे विमान बनाने की 400 करोड़ की परियोजना पर काम कर रहे हैं। अमोल यादव को सरकार ने तब सहायता की जबकि उन्होंने अपने घर के छत पर ही विमान बनाकर तैयार कर दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अब तक जो भी प्रयास हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें से किसी को भी भारत की वर्तमान जरूरत के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न अब भी बना हुआ है कि आखिर क्यों भारत बड़े यात्री विमान बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत की विमानन कंपनियां विदेशी कंपनियों को कितना ऑर्डर दे रही हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एयरबस यात्री विमान बनाने वाली यूरोप की एक बड़ी कंपनी है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है और इसमें ब्रिटेन का भी हिस्सेदारी है। 2 साल पहले इंडिगो ने एयरबस कंपनी को 500 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दिया था। इंडिगो का यह ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। पहले इंडिगो एयरबस से 830 विमान खरीद चुकी है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो के पुराने ऑर्डर की सप्लाई भी अभी बाकी है। इंडिगो को पुराने ऑर्डर से 70 प्लेन मिलने अभी बाकी हैं। आपको बता दें कि इंडिगो के पास एयर इंडिया से 2 गुने विमान हैं। एयर इंडिया ने भी बोइंग और एयरबस कंपनियों को 470 विमान का ऑर्डर दिया है। बोइंग यात्री विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है। एयर इंडिया के ऑर्डर से यूरोप और अमेरिका गदगद है। वर्तमान में एयर इंडिया का संचालन टाटा कंपनी कर रही है। एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को जो ऑर्डर दिया है उसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि विदेशी कंपनियों को दिए गए इस बड़े ऑर्डर का उल्लेख गर्व के साथ किया जा रहा है। यहां तक कि एयर इंडिया के ऑर्डर को तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑर्डर भी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनी एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को संयुक्त रूप से विमानों का ऑर्डर देकर यूरोप और अमेरिका के साथ गजब का संतुलन बिठाया है। और भी हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ 2 बड़ी एयरलाइन कंपनियां बोइंग और एयरबस को दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ गोफस जैसी कई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। स्पाइस जेट जैसी कई कंपनियां संघर्ष करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि भारत में भी 2 ही कंपनियां यात्री विमान परिवहन सेवा पर पूरी तरह एकाधिकार कर लेंगी तो गलत नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की 2 बड़ी कंपनियां बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही हैं। यूरोप और अमेरिका को बात बात में टक्कर देने वाली चीन ने बड़ी यात्री विमान बनाने के मामले में भी यूरोप और अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन इस प्रयास में उसे 15 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। पर चीन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने देश की 1000 से ज़्यादा कंपनियों की मदद ली, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हुए। इस तरह एरोस्पेस निर्माता कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी कि COMAC का निर्माण किया और 15 साल की कड़ी मेहनत करके आखिरकार उसने बड़ा यात्री विमान C191 को बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस विमान के ज्यादातर पार्ट्स तो चीन में ही तैयार किए गए, लेकिन इंजन और एवियोनिक्स के लिए उसे पश्चिमी देशों की मदद लेनी ही पड़ी। आखिर चीन जैसे बड़े देश को प्लेन का प्रोटोटाइप तैयार करने और उसे अमली जामा पहनाने में इतना समय क्यों लगा? असल में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने चीन पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके कारण जेट इंजन और कुछ प्रमुख उपकरणों का चीन समय पर आयात नहीं कर सका। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। इस बड़े यात्री विमान को बनाने की सफलता से फूले नहीं समा रहे चीन की हवा उस समय निकल गई जबकि उसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की परमिशन नहीं दी गई। इस विमान को बनाने वाली COMAC कंपनी को घरेलू एयरलाइनरों ने 1000 विमानों का ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उसी षड्यंत्र का शिकार हो रही हैं जिसके कारण भारत और दूसरे देश भी बड़े विमान बनाने के काम में हाथ डालने से बच रहे हैं।
चीन के इस बड़े विमान बनाने से बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों को चुनौती मिल रही है। ऐसे में इसे अमेरिकी और यूरोपीय नियामक सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया है। ब्राजील का एब्रॉयर और कनाडा की बॉम्बार्डियर जैसी कई कंपनियां अमेरिकन बोइंग और यूरोपियन एयरबस को इस तरह की षड्यंत्र का शिकार हो चुकी हैं। बॉम्बार्डियर को तो केवल इस बात के लिए परेशान किया गया कि वो अपने छोटे प्लेन काफ़ी सस्ते कीमत पर बेच रही थी। दरअसल बोइंग कंपनी का अमेरिका की सरकार पर और एयरबस कंपनी का फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड की सरकारों पर पूरा नियंत्रण है और उन्हें सरकारों का भी पूरा वरदहस्त प्राप्त है। सरकारें किसी भी पार्टी की हों, ये कंपनियां उन सरकारों में शामिल सदस्यों और पार्टियों को इतना फंडिंग करती हैं कि सरकारें इन कंपनियों के अनुसार ही एविएशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करने लगती हैं। अमेरिका में तो पैसे से की जाने वाली इस लॉबिंग को कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। इतना ही नहीं, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA और यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA के नाम से दो ऐसे संगठनों पर अपनी पकड़ बना ली है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेन के मानकों का निर्धारण करती हैं। जब भी इन कंपनियों को लगता है कि कोई तीसरी कंपनी इन्हें टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है तो ये इन संगठनों की आड़ लेकर उस नई कंपनी के विमान को सुरक्षा नियमों के तहत फेल कर देती हैं ताकि वो प्लेन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ना भर सकें। और ऐसा ही हाल में चीन की COMAC के साथ हुआ है। इतना परिश्रम, लगन, समय और पैसा खर्च करके चीन ने जो शानदार C191 प्लेन तैयार किया वो चीन से बाहर नहीं उड़ सकता, जबकि ऐसा एकदम नहीं है कि एयरबस और बोइंग के विमान दुर्घटनाओं का शिकार नहीं होते हैं या इसमें सफर कर रहे यात्रियों की जान कभी मुसीबत में नहीं पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही बोइंग और एयरबस कंपनी के कुचक्र और षड्यंत्र ने दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत को भी अपने जाल में फंसा रखा है। जैसे ही किसी देश ने या किसी देश की किसी कंपनी ने ऐसा कोई बड़ा या छोटा पैसेंजर प्लेन बनाया जिससे इन दोनों कंपनियों को टक्कर मिलने का अंदेशा हो या इन दोनों कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती मिल रही हो, तो ये तरह तरह के नियम कानून बनाकर या तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का षड्यंत्र करते हैं या फिर उसका अधिग्रहण कर लेने का कुचक्र रचते हैं। यहाँ तक कि अपनी सरकारों के माध्यम से ये उन देशों के साथ व्यावसायिक और तकनीकी संबंधों का भी खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भारत को आवश्यकता है ऐसा एक रास्ता निकाला जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वीकली रोज में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।